morning everyone. I hope whatever we have discussed in the last video you have understood it. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम में डिफरेंट रिलेशन निकाले थे। हमने फॉर्मूला देखा था हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर which is equal to energy of the conductor, and we have seen the formula of power and we have seen there are three forms. Okay, सबको याद है जूल्स लॉ ऑफ हीट भी हमने डिस्कस किया था। मैं इससे पहले आपको एक वीडियो सेंड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग रिड्यूस्ड और रिवाइज्ड सिलेबस। बच्चों, जो मैंने पीडीएफ में आपको जितने भी टॉपिक भेजे हैं ये वो टॉपिक हैं जो नहीं आएंगे, जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अभी मुझे रिसेंटली एक कमेंट मिला था कि मैम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिड्यूस्ड। नो बेटा, इट इज नॉट रिड्यूस्ड, ओनली एप्लीकेशन ऑफ इट आर रिड्यूस्ड। एप्लीकेशन यानी चैप्टर के लास्ट में आपने देखा होगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस, स्विच आपके, सॉकेट्स आपके, इलेक्ट्रिक हीटर। यानी ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसको यूज करके कौन सी अप्लायंसेस बने हैं और उन अप्लायंसेस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। बाकी सब चीजें आएंगी। ओके, मैंने ब्रैकेट में क्लियरली लिख दिया है। इसी तरीके से रेजिस्टेंसेस की जो मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बताए हैं, सीरीज और पैरेलल, दोनों कॉम्बिनेशन का जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज होता है, जो पावर सप्लाई में हम जो अप्लायंसेस को सीरीज में या पैरेलल में क्यों लगाते हैं और उनका कंपैरिजन एक दूसरे से, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम आज इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फ्यूज वायर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस इसलिए करेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रहे, ताकि जब आप क्लास 11th में जाएं तो ऐसा ना हो कि आपको वहां पर कुछ भी ना आए। तो जो भी मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो इट इज नॉट रिलेटेड विद योर एग्जामिनेशन, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझना है और मैं बहुत ही थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। सबके घर में बल्ब यूज होते हैं आजकल, तो बहुत मॉडर्न आपके यूज होने लगे हैं CFL और LED बल्ब। ये वो LED और CFL वाला नहीं है, ये एक नॉर्मल बल्ब है जो सूर्या वगैरह का हाई पावर का वो येलो कलर का जो बल्ब होता है, ये वो नॉर्मल बल्ब है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ग्लास का एक पूरा ट्यूब होता है और उस ट्यूब के अंदर ये कंडक्टिंग वायर होते हैं। ये दो जो होते हैं, ये कौन से वायर होते हैं, कंडक्टिंग वायर, और इस वायर से एक फिलामेंट को लगा दिया जाता है। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट भी तार ही होता है आपका, वायर ही होता है आपका, बस इस वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ। तो लंबा सा तार लेते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए, और रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जूल्स लॉ ऑफ हीट यही कहता है। तो जितनी करंट बहेगी, जितना रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो फिलामेंट की लंबाई ज्यादा लेने के लिए इस तार को ऐसे रैप कर दिया गया है, ऐसे कर्ल कर दिया गया है ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और इसका एरिया कम होता है, पतला सा होता है। ये फिलामेंट होता है किस चीज का बना हुआ, एलॉय का टंगस्टन, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, मेटल्स के कंपैरिजन ज्यादा होती है, तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस वजह से वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये टंगस्टन मटेरियल का होता है, टंगस्टन का होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी टंगस्टन की क्या होती है, एक तो ये एलॉय होता है और इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हम वर्किंग देखेंगे। इसके अंदर से सारी एयर निकाल दी जाती है, सारी हवा निकाल दी जाती है,
और इसके अंदर इनर्ट गैस फिल कर दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर से सारी हवा यानी ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन है वो इसके अंदर फिल कर दी जाती है। उसके बाद में ये जो पिन है जब इसको सॉकेट में लगाया जाता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होती है। तो जब करंट पास होती है तो करंट इस कंडक्टिंग वायर से आती हुई इस फिलामेंट में पहुंचती है और फिलामेंट का क्या बहुत हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है। फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो उसमें क्या होता है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि एक पॉइंट आता है जब वो ग्लो करने लगता है यानी कि लाइट देने लगता है, क्योंकि हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब करंट फ्लो करती है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से फिलामेंट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है, रोशनी देने लगता है, या जिसे हम कहेंगे कि वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है और हमें बल्ब से रोशनी मिलने लगती है। अब इस फिलामेंट में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई तो ये फिलामेंट मेल्ट भी तो हो सकता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, ऐसा मटेरियल का फिलामेंट लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होगा कि चाहे जितनी हीट प्रोड्यूस हो वो तार मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मेल्ट हो जाएगा वैसे ही बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब में वो तार ऐसे करके लटकने लगता है तो वो जलता नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, वो टूट जाता है या कभी कनेक्शन लॉस हो जाता है या कभी कभी वो थोड़ा सा मेल्ट स्टार्ट होने लगता है, बहुत ज्यादा करंट पास हो गई होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि इस ग्लास बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। क्यों निकाली जाती है ऑक्सीजन? क्योंकि अगर ऑक्सीजन इसके अंदर रहेगा तो टंगस्टन उसके साथ रिएक्ट करके एवापोरेट हो जाएगा और टंगस्टन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये ना हो इसलिए इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और इनर्ट गैस भर दी जाती है, क्योंकि इनर्ट गैस की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड चीज, ये फिलामेंट किस मटेरियल का होता है, एलॉय का होता है, टंगस्टन एलॉय का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें अच्छी हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना आपको याद रखना है, ये सिर्फ समझना है। ठीक है, आप अपनी समझ के लिए चाहे तो उसे नोट कर लें या बुक में अंडरलाइन कर लें, बस ये आपको याद रखना है कि आगे की क्लास में जब आप जाएं तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूज वायर के बारे में, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर क्या होता है, जैसे कि नाम है, वायर होता है। फ्यूज का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो अगर फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा। आप लोगों ने अपने घर में बहुत ज्यादा सुना होगा, लोग बोलते फ्यूज उड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया या फ्यूज हो गया। तो उसमें क्या होता है, देखिए जो आपका घर में मीटर है, ये वो मीटर है, वाटर मीटर, और ये आपकी सप्लाई यहाँ से आई है जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी सप्लाई लाइन आई है, मीटर से होकर आपके घर में जाएगी। तो ये जो दो तार होते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, तो यहाँ पर एक वायर में क्या होता है, फ्यूज आपका लगा दिया जाता है और एक वायर सीधे जाता है आपका। उसके बाद में एक वायर फ्यूज के थ्रू होके जाता है और एक वायर सीधे जाता है। अब ये फ्यूज वायर का काम क्या होता है, ये फ्यूज जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब ये फ्यूज वायर करता क्या है, मान लीजिए किसी वजह से आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट किया यानी वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, हमें पता है कि करंट भी बढ़ जाता है। अब करंट बढ़ जाएगी तो आप अपने घर में जो अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका फ्रिज है, टीवी है, तो ये सब क्या होता है, खराब हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज अगर इसमें पहुंच जाएगा तो उनका जो मेन पार्ट होता है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है, जल जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी एक्सपेंस होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर एक फ्यूज वायर लगाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जितनी करंट हमें चाहिए होती है, जितनी करंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इजीली विदहोल्ड कर सकते हैं, उतनी करंट पे ये मेल्ट नहीं होता है। लेकिन उससे ज्यादा करंट अगर होती है किसी भी रीजन की वजह से, विद इन सेकेंड्स ऐसा होता है,
कि एकदम से फ्लक्चुएट हुआ, कोई 2 वायर मिल गए या कुछ भी रीजन हुआ या बारिश वगैरह में ऐसा होता है, तो वोल्टेज बढ़ गया तो विद इन सेकेंड्स करंट बढ़ती हुई आके आपकी अप्लायंस ना खराब कर दे, तो यहाँ पर एक फ्यूज वायर लगता है जो करंट बढ़ने पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब जैसे ही ये मेल्ट होता है, ये सर्किट यहाँ पर मेल्ट होगा तो क्या होगा, मेल्ट होके खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी करंट यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, अब वो आगे यहाँ पर पास नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। तो इसीलिए फ्यूज वायर को लगाया जाता है, ताकि, और हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और इसीलिए लगाया जाता है कि किसी रीजन की वजह से अगर करंट बढ़ जाए तो फ्यूज वायर मेल्ट होके सर्किट तोड़ दे और हमारे घर की जो भी लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो, कोई भी अप्लायंसेस डिस्टर्ब ना हो। और फिर जब एक बार आपका वोल्टेज सही हो जाता है तो दोबारा दूसरा फ्यूज वायर यहाँ पर लगा दिया जाता है। आजकल फ्यूज का यूज नहीं है, आजकल हम घर में MCB यूज कर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। उसके बारे में आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, आगे के क्लास में पढ़ेंगे। और आज का ये इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज भी आपके उसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दी है कि आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और बच्चों सारे न्यूमेरिकल तो वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मुझे जो अपनी तरफ से टफ लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं मैं वो करा रही हूँ। और आपको अगर किसी अलग न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड में पुट अप करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो वी स्टार्ट न्यूमेरिकल टुडे। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, हमें पता है चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into charge on 1 electron, यानी Q इज इक्वल टू N इंटू E। जैसे आप बोलेंगे आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब क्वेश्चन में आपके क्या दिया है, क्वेश्चन में आपके दिया है कि आपका चार्ज कितना है 1 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया है कि आवेश या चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमको पता है कि इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है और यही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू E से N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। और Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप 1 को 1.6 से डिवाइड करके देखें। आप क्या करें, 1 को 1.6 से डिवाइड करें और इस 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर से, यानी नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस में बन जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻+19। इतना आप याद रखें कि ये रूल होता है कि जब कोई भी एक्सपोनेंट, 8th तक तो मैथ्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोग को पता ही है कि ये एक्सपोनेंट होता है, पावर्स में होते हैं जो नंबर्स, जब नंबर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है तो उसकी पावर का जो साइन होता है वो बदल जाता है। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया। अब आप 1 को 1.6 से डिवाइड करके देखें तो आपको मिलेगा 0.625,
इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, अब आप पॉइंट की यहाँ पर 0 पॉइंट है, यानी कि पॉइंट को आपको एक डिजिट के बाद में आंसर देना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको क्या करो, इस पॉइंट को आगे मूव करने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो 10 कहाँ से आएगा, इसके पास से आएगा। 10 की पावर 19 बन जाएगा 10 की पावर 18। इसने एक 10 इसको दे दिया, 0.625 को दे दिया। क्यों दिया, ताकि जब ये 625 से मल्टीप्लाई हो 0 तो डेसिमल 1 2 3 डिजिट के पहले लगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 25 ही रहेगा, 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एंड दैट विल बी योर आंसर। देखिए, अगर आप यहीं पे आंसर दे देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब हम आंसर देते हैं तो पॉइंट के पहले कम से कम एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है, तो पॉइंट को इधर खिसकाने के लिए हमने इस 10 की पावर 19 को ब्रेक किया 10 इंटू 10 की पावर 18 में। 10 ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया और आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। यानी कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और अगर आप नोट्स देखेंगे तो वहां पर भी आपको लिखवाया गया है कि इसमें इतने चार्ज होते हैं, जब आपको कूलम डिफाइन किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर। सबसे पहले हमें जो जो दिया रहेगा वो हम लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया है, करेंट दी है, धारा I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर, हाउ मच चार्ज विल पास इन वायर इन 5 मिनट। यानी टाइम दिया है हमें 5 मिनट, और हमसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है। ठीक है, हमें करंट दी है, टाइम दिया है और चार्ज पूछा है। तो टाइम हमें मिनट में दिया है, इसे हम सेकेंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो ये 5 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। अब हमें पता है करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। I के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो Q 1 से मल्टीप्लाई होगा और I T से मल्टीप्लाई होगा, तो Q बराबर I इंटू टी। अब I की वैल्यू है 5 और टाइम है आपका 300 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1500, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू पॉजिटिव में 1.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सेस और लेस ऑन इट। इन्हीं ने पूछा है कि बताइए कि इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो अभी हमने यहाँ से निकाला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ई, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। जहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चार्ज दिया हुआ है 1.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18, और ई एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब आप 1.12 को 1.6 से डिवाइड करके देखेंगे, और ये -18 है और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +19। ठीक है, फिर आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7। और यहाँ पर क्या होता है, पावर्स बेस सेम है, दोनों 10 है, तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -18 + 19, तो यह आ जाएगा 0.7 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो 18 19 में से जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 0.7 इंटू 10 यानी कि 7.7
0। तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बताना है कम है कि ज़्यादा है। तो देखिए चार्ज आपका क्या है? प्लस है। तो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ओके, आप लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर यही चार्ज निगेटिव में दिया होता तो इलेक्ट्रॉन क्या होते? ज्यादा होते। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस में है। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा और जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आप उससे पूछ लीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होता है उसमें आप पूछेंगे। अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5 आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। अगेन हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिखेंगे। गिवन करंट है 200 मिली एम्पियर। आपको बताया था मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। तो I इज इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। और आपको क्या दिया है? हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट पर सेकेंड। टाइम दिया है 1 सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें Q पता होना चाहिए, Q अपॉन E। लेकिन यहाँ पर हमें I और T दिया है। तो सबसे पहले हम करंट का फॉर्मूला लगाकर I इज इक्वल टू Q अपॉन T लगाएंगे, ठीक है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E अपॉन T, ठीक है। फिर हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T और I इंटू T बराबर N इंटू E या N बराबर I इंटू T अपॉन E, ठीक है। अब हमें करंट पता है, टाइम पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। करंट है हमारी 200 इंटू 10 की पावर -3, टाइम है 1 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब क्या करेंगे? 200 को 1.6 से डिवाइड करिए और 10 की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। जब आप 200 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125 और यहाँ पर पावर्स क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, -3 प्लस 19। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। अब आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके आंसर में डेसिमल में दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल में ही आंसर दें, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन अगर आप देख लें, अगर आपको डेसिमल में आंसर देना है तो जैसे इन्होंने डेसिमल की 1 डिजिट के बाद आंसर दिया है, तो इन्होंने क्या किया है? 125 को 100 से डिवाइड किया है और जब आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? जब आपने 125 को 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले लग गया 1.25 और ये 10 का मतलब 10 की पावर 2, जितने जीरो होते हैं उतनी पावर होती है। अब ये दोनों पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई। तो ये हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और अगर आप बुक में आंसर कैसे आया ये जानना चाहेंगे तो ये भी आपका आंसर। लेकिन अगर आप यहीं पे आंसर दे देंगे तो कोई भी उसको गलत नहीं कहेगा, ठीक है। योर आंसर विल बी 125 इंटू 10⁻16 और 1.25 इंटू 10⁻18। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कंडक्टर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इन नॉर्मल स्टेट व्हाट विल बी नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर। ई की वैल्यू गलत दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। 10 दिया है उन्होंने, 1.0 दिया है, उसको करेक्ट कर लिएगा, 1.6 होगा। तो इन्हीं पूछा व्हाट विल बी नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पूछा है। तो हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। वैल्यूज आप पुट कर दिएगा, N की 5 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो आपका क्या आ जाएगा? 8.0 इंटू 10⁻⁻
माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये कितना होगा, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी निगेटिव। अगर कम होते इलेक्ट्रॉन तो चार्ज विल बी पॉजिटिव। तो इतने कूलम चार्ज निगेटिव का होगा एंड दैट इज योर आंसर। ओके क्लास, बाकी के न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक जो भी दिक्कत होगी या उसके बाद अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एवरीवन।